वेलकम टू सनस्लिक वर्ल्ड कप हंगामा ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। हर पता हमें पता है। पावर्ड बाय स्पार्क स्मार्टफोन्स, प्रेजेंटेड बाय पेंथर टायर्स। आज एक अहम मैच था, एक बड़ा मैच था। टेबल की दो टॉप की जो टीमें हैं उनके दरमियान आज मुकाबला था, लेकिन ये मुकाबला वन साइडेड रहा। इंडिया की जानिब से पहले बैटिंग की गई और जनूबी अफ्रीका को 326 रन बना के दिए, 327 का टारगेट दिया गया। जवाब में एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जनूबी अफ्रीका की टीम मुकाबला करेगी इस मैच में, लेकिन उनकी बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई और वो सिर्फ 83 रन बना सके। ऑल टीम आउट हो गई। आज के मैच में अहम बात विराट कोहली की सेंचुरी थी, क्योंकि उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड ओडीआई में बराबर किया है। 49 सेंचुरियां उनकी जानिब से बना ली गई हैं। साथ ही साथ आज उनकी 35वीं सालगिरह थी और खुद को भी और अपने फैंस को भी उनकी जानिब से ये एक तोहफा भी दिया गया है। आज के मैच के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ सलीम मलिक साहब मौजूद हैं और अब्दुर्रऊफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। सलीम साहब का सबसे पहले रुख करते हैं। सलीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। कैसे देखते हैं आज के मैच को? जिस तरह टेबल की टॉप 2 टीम्स थी और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि साउथ अफ्रीका की जानिब से भी मुकाबला किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, सिर्फ 83 रन बना सके। यार मेरा ख्याल है ये अब इंडिया के खिलाफ जो भी टीम खेले ना उसको हैंडीकैप देना चाहिए। वो तो 100 करने नहीं दे रही किसी टीम को। मगर आज की एक चीज़ देखें, एक चीज़ सबसे अच्छी थी कि इंडिया ने अपना होमवर्क किया हुआ था। उनको ये पता था कि हमने टॉस जीत के जो पहले 2 मैचों में गलतियाँ की थी लोगों ने, हमने भी की थी, मैं उस पर बाद में आऊँगा। उन्होंने टॉस जीत के बारी ली। सबसे बड़ा जो उन्होंने अच्छा काम किया कि उनको पता था कि ये चीज़ अच्छा नहीं करते। उसके बाद देखें शुरू में विकेट गिरी, ज़रूर गिरी, स्पिन विकेट था, शम्सी ने और महाराज ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, मगर उसके बावजूद वो कहीं पैनिक नहीं किए। बिल्कुल 2 बड़े प्लेयर खेल रहे थे, कोहली तो था ही, मगर आप देखें 121 गेंदों में उसने कहीं किसी जगह ये नहीं किया कि मैं चलाऊँ। उनकी अच्छी बॉलों पर वो आराम से खेलते रहे और सिंगल दुक्का सिंगल एक करते रहे। मगर जहां उनको लूज़ बॉल मिला, शेरयार को देखें, उसने उसको 3 चौके मारे। मैं हमेशा कहता हूं कि जितनी देर आप स्पिनर को रीड नहीं करेंगे आप उसको अच्छा नहीं खेल सकते। उन्होंने मुश्किल बॉलिंग को भी आसान कर दिया। उसने एक्स्ट्रा कवर में अगेंस्ट द ब्रेक, बिल्कुल अगेंस्ट द स्पिन उसने उसको चौका मारा, फिर सीधा गूगली चाइनामैन पे की, उसको भी एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ पे मारा, फिर निकल के सीधा मारा। तो मतलब ये था कि वो रीड करते हैं, जो सबसे अच्छी चीज़ थी। और उनको पता था अगर हमने 250 पौने 300 भी कर लिया तो हम करने नहीं देंगे। की बात कर रहे हैं तब उन्होंने काफ़ी टाइम दिया था खुद को। आप देखें कि बीच में मेरा ख्याल 5-6 ओवर तो एक बाउंड्री भी नहीं लगी। उसकी रीज़न ये थी कि उनको अपने पे इतना कंट्रोल है इन प्लेयरों को, जैसे कोहली है, उसको पता है कि अगर मैं स्कोर नहीं कर रहा मगर एंड में मैं इसको कवर कर दूँगा। सेकंड देखें उस अगर उनकी बॉलिंग पे आए, अगर इंडिया ने देखें आज उनकी सबसे अच्छी जो उनकी बॉलर थे वो शामी, बुमराह और महाराज थे, जो उनको हमेशा ऊपर से वो अटैक करके आउट देते थे। आज चूँकि विकेट फास्ट बॉलिंग के लिए सूटेबल नहीं थी इतनी, उन्होंने किससे बॉलिंग करवाई? सबसे ज़्यादा बॉलिंग उस बॉलर से करवाई जो मैं कहता हूँ कि वो ना अपनी टीम, उनको पता है, वो प्रॉपर अपनी रीड करके आते हैं कि कौन से बॉलर ने किस जगह किससे बॉलिंग करवानी है। बिल्कुल आज देखें जडेजा ने सारे पूरे, आप इस मैच को देखें, वाहद एक बंदा है जडेजा। उनको पता था कि यहाँ फिंगर स्पिनर ने टर्न करना है। जडेजा ने 10 ओवर किए हैं, बाकी किसी उनके मेन बॉलर जो बुमराह, महाराज, सराज और वो शायद उनको शामी, महराज की बॉलिंग से अंदाज़ा हो गया होगा, जिस तरह नज़र आ रहा था ना कि स्पिन बॉलिंग हो रही है। उन्होंने एक बॉलर से बॉलिंग करवाई और 5 आउट करवा लिए। ये होता है होमवर्क करना, कि आपको पता होना चाहिए कि एज ए कैप्टन आपका विजन होना चाहिए। आपके थिंक टैंक जो बैठे हैं उनको पता है कि कौन से बॉलर ने आज हमारे ने काम करना है। उन्होंने देखे पूरे ओवर ही नहीं कराए। उन्होंने, अगर कोई दूसरी टीम होती ना, उसने अपने फास्ट बॉलरों के ओवर बचा के रखने थे कि जी हमारे फास्ट बॉलरों के हमने बीच में ओवर करवाने, चेंज करके टाइम निकालना था। उन्होंने टाइम ही नहीं निकलने दिया। राउफ देखो यार कितनी उनकी, मैं कहता हूँ कि उनकी कितनी अच्छी प्लानिंग थी कि उन्होंने आखिर तक मैच ही नहीं जाने दिया। उन्होंने इतना प्रेशर डाल दिया कि एकदम स्पिनर से ही आउट करवा दी। इतना देखें ना, स्कोर जब नहीं होता आप स्कोर के लिए जाते हैं और मुश्किल बॉलिंग हो रही होती है। तो मेरा ख्याल आज जितना भी क्रेडिट दिया जाए कप्तानी को और उन लोगों को जो हमेशा हम कहते हैं कि प्रोफेशनल लोग बाहर जो बैठे होते हैं वो काम करते हैं, उनकी सिलेक्शन पे इसमें कोई शक नहीं कि
जडेजा हमेशा से बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, मगर आज एक बॉलर था जिसने 10 ओवर किए और वो जडेजा था और उसी ने 5 आउट किए। बिल्कुल। ये उनको पता था ना। अच्छा राहुल भाई, मुझे कल वाली आपकी बात याद आ रही है, जो स्ट्रेटजी आप बता रहे थे कि साउथ अफ्रीका चेज़ करने में बहुत जो है ना वो सुस्त है। जिस तरह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी 1 विकेट से वो जीते और फिर आखिरी ओवरों में बात गई, वही हुआ। 326 रन स्कोर बोर्ड पे था और फिर सिर्फ 83 रन ही वो बना सके। क्या खामी क्या नज़र आती है उनमें चेज़ करने में? वो इस तरह क्यों इस तरह की कारकर्दगी दिखाते हैं? देखिए, हम बड़े अरसे से सुन रहे थे कि जो साउथ अफ्रीका की टीम है बड़े मेजर और अहम इवेंट्स में बाहर क्यों हो जाती है। तो इस टूर्नामेंट में जब उनको हमने क्लोजली वॉच किया तो उसकी सबसे बड़ी रीज़न यही आई कि ये चेज़ नहीं कर सकते। आप देखिए कि नीदरलैंड की टीम जैसे फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया, इनका धर्मशाला में वहाँ पे मैच था, ओवरकास्ट कंडीशंस थी, इन्होंने टॉस जीत के उनको बैटिंग करवा दी। उन्होंने 245 रन किए और 42 ओवर्स में इनसे 245 रन चेज़ नहीं हुए, ये मैच हार गया। उसके बाद इनका जो सेकंड चेज़ था वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ था, पाकिस्तान ने 271 किया। ये बमुश्किल आखिरी विकेट पे वो पाकिस्तान से एक मैच जीतने में कामयाब हुए। आज एग्जैक्टली देखिए, जो सलीम भाई ने बात की है बिल्कुल ठीक है, कि उनकी जो मैनेजमेंट थी, जो कोचिंग स्टाफ था और जो कैप्टन था, उन्होंने होमवर्क किया हुआ था। उन्होंने टॉस जीता, उनको साउथ अफ्रीका को बैटिंग करवा दी, इनको बॉलिंग करवा दी और ख़ुद पहले बैटिंग की। उसका रिज़ल्ट ये निकला कि ये 83 रन पे ऑल आउट हो गए। इसका मतलब है कि उनको ऑलरेडी पता था कि ये टीम चेज़ नहीं कर सकती और इसीलिए ये अहम इवेंट्स में बाहर हो जाती है। दूसरा, जो आपकी बड़ी टीमें स्ट्रगल कर रही हैं, जो इंग्लैंड की टीम और न्यूजीलैंड की टीम अभी क्यों स्ट्रगल कर रही है, और पाकिस्तान ने भी इस तरह के डिसीजन लिए हैं। पहले टॉस जीत के पाकिस्तान ने दूसरी टीम को बैटिंग करवाई है। इंग्लैंड ने अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ टॉस जीता था और इंग्लैंड ने अफगानिस्तान को पहले बैटिंग करवाई। उसके बाद ड्यू फैक्टर इन्वॉल्व हुआ, मॉइस्चर था, उनके बॉलर ने अर्ली ऑन उनको बिल्कुल फ्लैट आउट कर दिया। इसी तरह न्यूजीलैंड ने, जब न्यूजीलैंड को पता था कि साउथ अफ्रीका की टीम सेकंड चेज़ में बिल्कुल मैच हार जाती है, यानी कि इनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं अच्छा नहीं खेलती है, उन्होंने टॉस न्यूजीलैंड ने जीता। हम तो मैं और सलीम भाई बैठे बात कर रहे थे कि यार बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रही है, मगर सडनली हम सरप्राइज़ हो गए जब टॉम लेथम ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड के कैप्टन ने साउथ अफ्रीका को बैटिंग करवा दी और उन्होंने 357 रन लगा दिए और वो 150 रन पे न्यूजीलैंड आउट होगी। आज एग्जैक्टली वही हुआ, प्रेशर था इन पे, बैटिंग नहीं कर सके। मगर इसमें एक और चीज़ ये मेंशन करना ज़रूर समझूंगा कि जब तक आप जो पिच होती है उसके मुताबिक टीम नहीं बनाते और उसके मुताबिक बॉलिंग नहीं करते, आप ना तो बड़ा टारगेट कर सकते हैं ना चेज़ कर सकते हैं। तो ये क्या इंडिया की चूँकि अपनी पिचेज़ हैं इसलिए वो इसको बेहतर तरीके से जानते हैं कि विकेट कैसे बिहेव करेगी। हमने देखा है कि उनका 8 मैचों में कोई भी डिसीजन गलत नहीं हुआ, चाहे उन्होंने बैटिंग की है या मिली है, बॉलिंग की है या उनको मिली है टॉस हारने के बाद, कोई डिसीजन उनका गलत साबित नहीं हो रहा क्योंकि वो यहीं पे खेलते हैं, उनको पता है कि किस तरह ये बिहेव करेंगे। देखिए, एक तो उनको डेफिनेट होम एडवांटेज होता है कि जब आप होम कंडीशन में खेल रहे हो तो आप ज़्यादा क्रिकेट वहाँ पे खेलते हैं, आपको एग्जैक्टली पता होता है कि इस पिच का क्या बिहेवियर होगा फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम, उसके हिसाब से वो अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं। सेकेंडली, आप कुछ मैच ऑब्जर्व करके आपकी स्ट्रेटजी आप बना सकते हैं। जिस तरह हम लोगों ने ऑब्जर्व किया हुआ कि साउथ अफ्रीका सेकंड बैटिंग नहीं करती और जो भी टीम सेकंड बैटिंग करती है वो मुश्किलात का शिकार होती है। तो ये मेरा ख्याल है कि कुछ चीज़ें आपको पहले से पता होती हैं और कुछ चीज़ें आप ड्यूरिंग द टूर्नामेंट आप एग्जाम कर लेते हैं। अब दूसरा एक और चीज़ भी, अगर इंडिया की टीम आप देखो ना, बड़ी बैलेंस टीम है। अगर आप विकेट सीम या स्विंग करती है तो उनके 3 फास्ट बॉलर हैं, अगर स्पिन करती है तो उनके 2 वो ऐसे बॉलर हैं जो बिल्कुल हिलने नहीं देते। इवन सीधी विकेट पे भी ये जो है जडेजा, ये आप देखो स्कोर नहीं करने देता, आसानी से मार बड़ी मैं हमारे कुछ लोग स्पेकुलेशन फैला रहे हैं कि उनको डिफरेंट बॉल्स वगैरह दी जाती हैं और इस तरह स्पेशल बॉल बना के। भाई आज जो मैच हुआ उसमें क्या जडेजा के लिए उन्होंने स्पेशल बॉल बना के दी थी, उसको क्या कोई पाकिस्तान से वो जो क्या उसकी एक बॉल यूज़ होती है यहाँ से वो बनवा के उसकी भेजी थी जिसकी सिलाइयाँ बाहर थी और उसका ब्रेक ज़्यादा होना था, शुरू से टर्न मेर रहा था इस पिच पे, शुरू से टर्न था। महाराज और शमसी ने, महाराज ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, मगर वो देखें जब आपको स्पिन बॉलिंग पिच मिलती है ना तो उसमें आपको जडेजा से जैसी परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। आपको 5 विकेटें लेंगे तो आप दूसरी टीम को आउट करेंगे। ये स्पिन बॉलर पे अगर स्पिनर अगर 1 विकेट लेगा आप दूसरी टीम को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। सेम इसी तरह अगर सेम पिच है, सेम पिच पे आपका सीमर 5 विकेटें लेगा तो दूसरी टीम को आप 185-90 पे करेंगे तो फिर आप पकड़ सकते हैं। अगर आपका फास्ट बॉलर बहुत अच्छी बॉलिंग करता है सेम पिच पे और वो 5 विकेटें नहीं लेता, सिर्फ 1 विकेट लेता, आप
मैच नहीं जीत सकते। ये जो स्पेकुलेशन हमारे लोग फैला रहे हैं ना कि भाई उनको स्पेशल बॉलें दी हैं, कोई स्पेशल बॉल शॉल नहीं दी किसी को भी। बॉल वही है जो आईसीसी के मैच रेफरी और आईसीसी के अंपायर सारी टीमों को बना के देते हैं, मगर उनके जो बॉलर्स हैं, अब हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उनके जो बॉलर्स हैं उनमें क्वालिटी है, उनको सीम यूज़ करना आता है, उनको एयर रेजिस्टेंस यूज़ करनी आती है, उनको बॉल को एयर में ट्रैवल करवाना आता है, इसकी वजह से वो सक्सेसफुल है। आज उनको स्पिन बॉलिंग विकेट मिली, जडेजा ने डिफरेंस डाल दिया, 5 विकेटें ले गया। तो क्या जडेजा के लिए कोई स्पेशल बॉल तैयार करवा के आईसीसी ने दी थी? मेरा ये क्वेश्चन है। मेरा ख्याल है कि अगर कोई अच्छा है तो उसकी एक्सेप्टेंस को तारीफ हमें करनी चाहिए, बिल्कुल तस्लीम करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये अपनी बारी थोड़ा सॉफ्ट बॉल यूज़ करते हैं जब सेकंड बारी आती है। अच्छा, आप मेरा आप भी सलीम क्वेश्चन है जी जी। आप जो इंडियन टीम का जिक्र कर रहे हैं, वह इंडियन टीम ऐसी कैसे वजूद में कैसे आई? क्योंकि हमने देखा कि वो कोलैप्स करते थे अर्ली इस 20s के अर्लीज में, लेकिन फिर आखिर क्या वजह बनी कि उनके जो 11 खेलते हैं वो तो खेलते ही हैं, उनमें कोई ऐसा प्लेयर नहीं होता जो एवरेज परफॉर्म करता और वो टीम में सेलेक्ट हो। 11 के बाद जो आपके बाहर 3-4 लड़के बैठे होते हैं, आपने मोहम्मद शामी की एग्जांपल देखी, उनको बाहर बिठाए रखा इंडियन की जानिब से, इंडियन मैनेजमेंट की जानिब से, और जब वो आए 5 विकेटें, 4 विकेटें, 5 विकेटें, अब वो टॉप हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, उनमें भी तीसरे चौथे पे आ रहे हैं। आखिर वजह क्या है कि जो उनके 15 सेलेक्ट होते हैं वो उसी तरह परफॉर्म करते हैं, अपना 100% देते हैं? यार आप एक चीज़ देखें कि उनकी वो कभी भी इस तरह टीम सेलेक्ट नहीं करते। कोई एक प्लेयर दिखा दें जिसने पहले सीज़न में आईपीएल के स्कोर किया और वो टीम में आ गया हो, बिल्कुल वो कभी नहीं लेके आते। वो हमेशा 2-3 सीज़न प्लेयर को देखते हैं और उनका देखें, उनके जो थिंक टैंक है ना, उनका विजन बहुत अच्छा है। वो आप किसी प्लेयर को देखते हैं ना, जैसे हमने शफीक के बारे में कहा था जब 2 साल पहले आया था कि यार इसमें करंट लगता है, ये क्रिकेट प्लेयर लगता है, शॉटें उल्टी सीधी नहीं मारता। इंडियन की अच्छा काम उनका ये है, जो हम बार बार अपने चैनल पे कहते हैं कि हमारे लोग एक सीज़न में स्कोर कोई करता है ना 2-3 50 करता है कोई यंगस्टर, वो अच्छा हो सकता है, मैं नहीं कहता कि वो अच्छा नहीं होगा, मगर हम शोर मचा देते हैं कि जी इसको पाकिस्तान के लिए खिलाया जाए। फिर जब वो पाकिस्तान में आता है खेलता है तो उसके बाद पता चलता है ओ यार ये तो बाउंसर पे वीक है, इसको ऑफ स्टंप पे बॉल करो, इससे ऑफ स्टंप के सिर्फ टांग पे खेल सकता है, ऑफ स्टंप पे खेलता नहीं। वहाँ ऐसा नहीं है। आप देखें उनका जो लोकल रणजी ट्रॉफ़ी है वो 2-2 हज़ार स्कोर करते हैं, फिर कहीं जाके वो मौका देते हैं अपने प्लेयर को। वो ऐसा नहीं होता कि किसी ने 100 किया और वो टीम में आ गया। हमारे यहाँ उनके आप देखें क्यों प्लेयर इतने अच्छे आ रहे हैं, उसकी रीज़न ये है कि 2-3 सीज़न वो एक प्लेयर को देखते हैं कि आया इसमें एबिलिटी है, कंसिस्टेंट है कि नहीं है। हमारे यहाँ और उनमें ये फ़र्क हो रहा है, बाकी टीमों में भी यही फ़र्क हो रहा है। आप ये देखें उन्होंने बहुत इम्प्रूव इसलिए किया है कि वो तो बहुत बड़ा मुल्क है, उनकी आबादी उनसे बहुत ज़्यादा है, ऐसे ही है। मगर उसके बावजूद वो किसी प्लेयर को इस तरह चांस नहीं देते जिस तरह हम देते हैं। मैं आपके पाकिस्तान टीम में 5 बंदे गिना सकता हूँ जिनको एक साइड पे बॉल करो, दूसरी साइड उस साइड पे उनसे खेला ही नहीं जाता। तो ये हमारे में वीकनेस है ना, उसकी रीज़न ये है कि हम एकदम प्लेयर को उठा के ऊपर ले जाते हैं, बाद में पता चलता है यार ये तो बाउंसर पे बहुत वीक है, या इससे ऑफ साइड पे खेला नहीं जाता, या टांग पे स्वीप नहीं आती। ये चीज़ें जो है ना, ये हमें मैंने वैसे करना है इस पे एक प्रोग्राम कि हमें सोच समझ के टीम सिलेक्शन करनी चाहिए। उसके लिए जैसे अभी रऊफ़ और मैं हम बाहर बैठे यही बातें कर रहे थे कि ये देखें जब सीज़न आपका फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट होती है ना, तो आपको हर मैच को जाके वॉच करना पड़ेगा कि कौन सा प्लेयर जब निकलेगा। अगर आप अपनी टेबल पे बैठ के टीम सेलेक्ट करेंगे ना, आपने कह दिया यार वो बड़ा अच्छा है, रऊफ़ ने कह दिया बड़ा अच्छा है, या मैंने कह दिया, उस तरह नहीं होना चाहिए। तो आपको लगता है कि पाकिस्तानी सेलेक्टर जाके मैच देखते होंगे? होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी ठीक होने वाली हैं। मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ इसलिए नहीं करता यार कि मेरे कुलीग भी हैं बीच में बहुत सारे, पर ये चीज़ें होती हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें ठीक करने वाली हैं। देखें हमारी जो एकेडमी है ना, मैं समझता हूँ हमारी एकेडमी एशिया की सबसे अच्छी एकेडमी है। मैं जब जाता हूँ मुझे बड़ा दुख होता है वहाँ जाके कि यार इतनी अच्छी हमारी फैसिलिटीज़ हैं, इतनी खूबसूरत एकेडमी है, मगर हम उससे फ़ायदा नहीं उठाते। जी। उसके लिए मेरा ख्याल है
अंदर कौन बैठे हुए हैं? शुरू से असल मैं वो दीवारें खूबसूरत हैं, एकेडमी खूबसूरत है, ग्राउंड खूबसूरत है, एक equipment बार तो खूबसूरत मैंने है। ये कहा था कि इसको शादी हॉल बना दें, कोई पैसे ही आपको आएंगे। बेहतर है जिन लोगों को वहाँ पे बिठाया हुआ उनसे बेहतर है शादी आप रऊफ बुला वो दें। बात वही है ना कि प्रोफेशनल जिन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की है उन लोगों को वहाँ होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये इग्नोर कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। इंडियन टीम की बैटिंग और बॉलिंग के बारे में मजीद भी बात करेंगे और पाकिस्तानी टीम कहां पर लैग करती है, क्या वजूहात हैं कि उन्हीं पिचेस पे इंडिया के बॉलर हो या बैट्समैन हो वो परफॉर्म कर लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। इस मुतालिक बात मजीद भी करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वर्ल्ड कप हंगामा में एक दफ़ा फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। इंडियन बैटिंग की बात कर रहे थे हम ब्रेक से पहले, और इंडियन बैटिंग की बात करें तो सबसे एक जो बड़ा नाम आता है वो है विराट कोहली का। आज उनके लिए ख़ास दिन था, उनकी सालगिरह भी थी 35वीं, और एक जो अहम रिकॉर्ड अपने नाम उन्होंने किया है वो है 49 सेंचुरियों का। उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड बराबर किया है, और सचिन तेंदुलकर की जानिब से भी इस उम्मीद का इज़हार किया गया है कि वो जल्द से जल्द 50वीं अपनी सेंचुरी भी मुकम्मल कर लेंगे। आज मुश्किल बैटिंग विकेट थी और इसमें विराट कोहली ने टाइम लिया काफ़ी, और उसके बाद उन्होंने 101 रन की इनिंग्स आज के मैच में खेली है 121 बॉल्स पे। आज इस स्पेशल इनिंग्स के बारे में बात करने के लिए सलीम मलिक साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। सलीम साहब, आपसे बात करते हैं विराट कोहली के बारे में। क्या वो किसी दूसरे सैयारे से आए हैं? क्या गीदड़ सिंगी है उनके पास? सेंचुरी पे सेंचुरी बनाते हैं, चेज मास्टर कहलाए जाते हैं, क्रिकेट के किंग कहलाए जाते हैं। आखिर क्या वजह है? इस तरह के स्पेशल प्लेयर सदियों बाद ही आते हैं। कोहली को आज जी 35वीं सालगिरह मुबारकबाद उसको देनी चाहिए, और दूसरा आज उसने रिकॉर्ड इक्वल किया है। और उसकी सबसे अच्छी बात यह है, देखें वो दूसरे सियारे से तो वाकई आया हुआ है, मतलब इतना अच्छा प्लेयर शायद ही सदियों बाद पैदा होगा जो रिकॉर्ड कायम कर रहा है। उसको मेरा ख्याल है, हमें जो क्रिकेट लवर है, पाकिस्तानी नहीं, मैं आज क्रिकेट लवर बात कर रहा हूँ, कि मेरे ख्याल इससे अच्छा आपको इनिंग देखने को नहीं मिलती। बहुत ग्रेट प्लेयर है, इंडिया ने बहुत ग्रेट प्लेयर प्रोड्यूस किया है। दूसरी बात उसकी जो सबसे अच्छी बात थी, आज उसने जब उससे सवाल किया गया तो उसने कहा कि जी मेरा हीरो सचिन ही है, मैं उसको देख के बड़ा हुआ हूँ। ये देखें, ये एक बड़े प्लेयर की बात होती है कि उसने तेंदुलकर को कहा कि ये मेरा हीरो है और हमेशा मेरा हीरो रहेगा, और मैं इसको देख के बड़ा हुआ हूँ। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा क्रेडिट है। कोई हमारे यहाँ तो 100 कर ले उसके बाद कॉलर खड़े हो जाते हैं उसके, तो वो समझता है कि मेरे से बड़ा प्लेयर कोई नहीं। ये बड़ा डाउन टू अर्थ बंदा है, और मैं जब भी इसको देखता हूँ फील्ड के अंदर बड़ा अग्रेसिव होता है बिल्कुल, पर अगर उसको वैसे अगर आप मिलें तो बड़ा डाउन टू अर्थ आदमी है, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो उसने। और 277 इनिंग्स, सिर्फ 277 इनिंग्स में उन्होंने 49 ओडीआई सेंचुरीज बनाई हैं, जबकि सचिन तेंदुलकर की 450 के करीब थी, 452 थी। उतने मैचेस में उन्होंने ये सेंचुरियां बनाई थी। तो अगर ये उतने मैचेस खेलते हैं जितने सचिन तेंदुलकर की जानिब से खेले गए हैं, तो क्या कुछ नहीं कर सकते ये? असल में देखें, सचिन जो आए थे ना, जब वो बहुत छोटी एज में आए थे, आपको शायद याद नहीं, बिल्कुल, मैं 16 खेला साल उनके, के, बहुत छोटी एज थी। तो विराट भी वैसे छोटी, मगर कंपैरेटिवली आप देखें ना वो 35 को टच कर रहे हैं। तो मगर बात ये है कि यार वो जो प्लेयर है ना जी, और उतनी इनिंग्स के बावजूद भी वो कह रहा है कि मेरा हीरो सचिन ही है, तेंदुलकर ही है। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़े प्लेयर की निशानी होती है जो, और शायद सदियों में ऐसा प्लेयर आएगा। ठीक है। अच्छा राव भाई, अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात करें तो ठीक है, माना कि उनकी होम कंडीशंस हैं, लेकिन इस तरह 8 के 8 मैचेस इस तरह जीतना कि सारे वन साइडेड मैच, कोई भी ऐसी टीम नहीं है जो उनको टफ टाइम दे सके। इसकी क्या वजह नज़र आती है आपको? देखिए, बेसिक जो इसकी वजह यही है कि एक तो जो इंडियन पिचेस हैं वो उनको सूट करती हैं, वो होम ग्राउंड का उनको एडवांटेज है और वहाँ पर ही खेलते रहे हैं। वो बिल्कुल एग्जैक्टली समझते हैं कि ये पिच का बिहेवियर किस किस्म का होगा, इसीलिए वो वहाँ पर टाइम लेते हैं और टाइम के बाद सेटल डाउन होते हैं और फिर लंबा स्कोर करते हैं। इंडिया की जो प्रॉब्लम थी वो उनकी बॉलिंग लाइन थी, मगर अब क्यों इंडिया का जो सक्सेस रेट है क्यों अचानक बढ़ गया, इस पर मेरा ख्याल है कि हैरान नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें
जो इंडिया के पास पहले फास्ट बॉलर्स नहीं थे, मगर अब एक ऐसा टाइम आया हुआ है कि इंडिया के पास 3 दुनिया के टॉप के बॉलर्स हैं। बिल्कुल। जिसमें देखें कि बुमराह, मेरा ख्याल है कि मैं बुमराह को इस वक्त दुनिया में सबसे बेस्ट बॉलर रेट करता हूँ। और इंडियन कंडीशंस में, और जिस तरह उसने खासकर श्रीलंका में पाकिस्तान के खिलाफ जो स्पेल किया था, इंजरी के बाद एशिया कप में वापस आया और उसने जो एक आउटस्टैंडिंग किस्म का स्पेल किया था, उसने उसको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे दिया। क्योंकि अक्सर देखा गया कि जो बॉलर्स वापस आते हैं इंजरी के बाद, वो स्ट्रगल करना शुरू हो जाते हैं और उनको जो अपना कम बैक करते हैं और रिदम वापस लेते हुए काफ़ी टाइम लगता है। मगर जिस तरह का उन्होंने कम बैक किया एशिया कप में अगेंस्ट पाकिस्तान, उसने उनको बिल्कुल कॉन्फिडेंस उन्होंने पीक पर पहुंचा दिया और उसके बाद श्रीलंका के खिलाफ फाइनल में बड़ी टॉप क्लास बॉलिंग की है। पूरे वर्ल्ड कप में बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। दूसरा जो उनके बॉलर थे सिराज, जिनकी जगह नहीं बन रही थी, मगर जब फाइनल हुआ श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने 6 विकेटें ली और 50 रन पे आउट किया, तो उससे जब उनका मोराल भी बहुत ऊपर चला गया। और ये जो ये इंडिया की खुशकिस्मती है कि जो उनके टॉप के 2 बॉलर्स थे, वो अपने 100% रिदम के साथ और एक्यूरेसी के साथ इस वर्ल्ड कप में वो डोमिनेट करना उन्होंने शुरू कर दिया। और जब आपकी फास्ट बॉलिंग डोमिनेट करना शुरू कर दे, तो उसके बाद फिर जो तीसरा शामिल हुआ, उसने उन दोनों को भी पीछे छोड़ दिया। तो ये मेरा ख्याल है कि जो असल बेसिक रीज़न जो इंडिया की सक्सेस की ये है। और जो उनके स्पिनर्स हैं, जो स्पिनर्स की हम बार बार बात करते हैं, अगर आपको इंडियन पिचेस पर अच्छे स्पिनर हों, जिस तरह ये जडेजा हैं, आउटस्टैंडिंग किस्म के स्पिनर हैं और पिच को रीड करते हैं, उसके मुताबिक बॉलिंग करते हैं और दूसरी टीम को मुश्किलात में डालते हैं। फिर जो उनके कुलदीप यादव हैं, उनको मैंने अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में सिवाय जो न्यूजीलैंड के मिचेल्स मार्च थे, उन्होंने उनको रीड करके उनके खिलाफ अच्छा अटैक किया। बाकी अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि पूरे टूर्नामेंट में कोई बैट्समैन उनको सही तरीके से अश्विन बाहर रीड कर सका। अश्विन बाहर हैं, अभी हार्दिक पांड्या ने वापस आना है, तो ये उनकी गुड लक है। एक ये बाज़ कंट्रीज़ पे टाइम आता है कि उनके पास नेचुरली बड़ी अच्छी स्ट्रेंथ आ जाती है। जिस तरह किसी दौर में वेस्ट इंडीज़ के पास फास्ट बॉलिंग की थी, ऑस्ट्रेलिया के पास थी शेन वॉर्न, मैगरा की, और कोई मैच नहीं हारते थे। तो अब ये चीज़ लकीली इंडिया के पास चली गई है। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये फिट रहे और ये खेलते रहे तो इंडिया अब काफ़ी अरसे तक ये रूल करता रहे। लेकिन हमने माजी में सुना भी है कि जो बॉलिंग की खेप पाकिस्तान से मंसूब की जाती थी कि पाकिस्तान के पास एक ज़ख़ीरा है फास्ट बॉलर्स का। हमने माजी में देखा भी, इतने बड़े बड़े नाम आए। अब ऐसी क्या वजूहात हैं कि वो जो टाइटल था, वो जो टैग था पाकिस्तान के नाम लगता था, वो भी अब इंडिया के पास चला गया। बैटिंग तो उनकी शुरू से ही मजबूत है, बॉलिंग उनकी वीक थी, लेकिन उन्होंने अब दोनों डिपार्टमेंट में बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई। देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन है, ये इस वक्त पूरी दुनिया में ये घूम रहा है, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। इसकी वर्थ बहुत बड़ी है कि जो फास्ट बॉलिंग के हवाले से डोमिनेट कंट्री था पाकिस्तान, जिसकी मट्टी जरखेज़ थी फास्ट बॉलिंग के हवाले से, वो पीछे कैसे चला गया। इंडिया जिसमें स्वाय कपल लेके अभी तक कोई बॉलर नहीं आया था, वो इतना आगे कैसे चला गया। तो इसकी बात ये, इसका जवाब ये है कि पाकिस्तान ने अपनी इनकम्पिटेंसी, नेग्लिजेंस और डिसऑनेस्टी से अपने बॉलर्स को तबाह किया, अपनी इस सिस्टम को बर्बाद कर दिया। अभी भी मैं आपको बताता हूँ, पिछले 2 साल में पाकिस्तान के पास 15 बॉलर्स आए और उनमें से जो मैक्सिमम सलीम भाई बॉलर थे, उनकी पेस पता क्या थी? 140 से 150 के दरमियान में। इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नेग्लिजेंस और इनकम्पिटेंसी और जो उनका कोचिंग स्टाफ है, उनकी जहालत की वजह से सारे के सारे ज़ाया हो गए। अभी सिर्फ 2 बॉलर्स पाकिस्तान के पास बाकी बचे हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो T20 के बॉलर थे उनको टेस्ट में डाला, जो टेस्ट के थे उनको T20 खिला के उनका कैरियर बर्बाद कर दिया। मुख्तलिफ बॉलर्स पे मुख्तलिफ मैकेनिज़्म पे काम करना पड़ता है। जो हिप डोमिनेंट थे उनके ये काम करते रहे शोल्डर पे, जिसको शोल्डर का काम की ज़रूरत थी उनकी टांगों पे काम करते रहे, जिसकी वेस्ट स्ट्रॉन्ग करनी थी, बैक स्ट्रॉन्ग करनी थी, उसकी आर्म स्ट्रॉन्ग करते रहे। और इनकी उसके बाद जो सबसे बेसिक चीज़ एक फास्ट बॉलर का होता है, पीरियडाइजेशन प्लान। ड्यूरिंग, आफ्टर और प्री सीज़न उसका प्लानिंग करनी पड़ती है, उसकी ट्रेनिंग प्रोग्राम तश्कील देने पड़ते हैं, उस पर वर्कलोड मैनेजमेंट करनी पड़ती है कि कितना उस पर वर्क लोड डालना और किस तरीके से उसको तैयार करना। उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंतहाई बुरी तरह नाकाम रहा है और इनका जो कोचिंग स्टाफ है टोटल फेल हुआ है, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान को दुनिया में खपत उठानी पड़ रही है कि इनके पास बॉलर्स नहीं है। इंडिया के पास भी बॉलर्स आ गए हैं और दूसरे कंट्रीज़ के पास। ठीक है, अच्छा सलीम भाई, अगर हम कंपैरिजन कर लें रऊफ, सॉरी एहसन में रऊफ, इसमें एक चीज़ और मुझे बताएं, क्या हमारे यहाँ मैंने देखा है कि डोमेस्टिक में लोकल बॉल भी यूज़ होता रहा है, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता रहा है। ग्रेस का बॉल, हाँ, उससे भी तो फिर एकदम जब आप लेकिन सही में पिछले 4-5 साल से ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी कोका बोरा का बॉल इस्तेमाल। लेकिन अगर हम इसी सवाल में पिचेस भी ऐड कर लें
जो पाकिस्तान डोमेस्टिक में दी जाती हैं, पिचेस उस पर कितना फ़र्क पड़ता है? पिचेस जब हम लोग भी खेलते थे, सलीम भाई वगैरह भी खेलते थे, तो उस वक्त भी पाकिस्तान की पिचेस फ्लैट ही होती थी। बाज़ दफ़ा कहीं पे किसी पे घास आ जाती थी, मगर मोस्टली पिंडी की थोड़ी सी हाँ पिंडी में हो जाती थी, बाकी कंट्रीज फ्लैट होती थी। बॉल सलीम भाई पिछले 4-5 साल से ये कोका बोरा का बॉल ही इस्तेमाल कर रहे मगर हैं। मैंने इस सुना दफ़ा है ड्यूक का लगाया है इन्होंने। कि लोकल ही लग रहा है। हाँ लोकल, ये अपनी लोकल किसी कंपनी से तैयार करवाते हैं उस तरह वो का आप बॉल। देखो ना उसका पेस, और फिर जब आप इंटरनेशनल बॉल पे जाते हो तो बड़ा फ़र्क पड़ता है। मुझे याद है मैं जब हबीब बैंक से खेलते थे तो हमारे हमारे साथ जो प्लेयर थे फास्ट बॉलर, उनकी पेस लोकल मैचों में उनकी पेस बहुत तेज़ होते थे। जैसे ही वो इंग्लिश बॉल पे जाते थे तो एकदम पेस गिरती थी। वो उसकी सलीम भाई वजह क्या है, जो ग्रेज का बॉल यहाँ पे इस्तेमाल होता है वो हैंडमेड होता है, उसकी जो सिलाइयाँ होती हैं ना वो बाहर होती हैं, तो वो जब लगता है तो वो किक करता है, तेज़ निकलता है। जो कोका बोरा वो मशीन की सिलाई, अंदर सिलाइयाँ होती हैं, तो उसमें मेरा ख्याल है कि 5-7 यार्ड की पेस का फ़र्क पड़ जाता है। क्या इसकी एक और, सॉरी यार मैं जी जी, क्योंकि रऊफ फास्ट बॉलर है, क्या इसका रऊफ ये भी नहीं हुआ कि हमारी रिवर्स स्विंग भी हम ज़्यादा कोशिश करते हैं लोकल मैचों में रिवर्स स्विंग करने की, जब इंटरनेशनल में जाते हैं क्रिकेट में तो वहाँ आपको चेक बहुत किया जाता है, तो फिर रिवर्स स्विंग भी नहीं होती उस तरह। हाँ वो ये भी एक वजह, क्योंकि जो हमारे जो इन्होंने कोच अपॉइंट किए हैं वो भी रिवर्स स्विंग में मास्टर थे, तो उनको पता नहीं था जो बॉलर्स हैं उनको एग्जैक्टली किस तरीके से ट्रेन करना है, नया बॉल का इस्तेमाल या सेमी न्यू का इस्तेमाल किस तरह सिखाना है। वो सिर्फ एक चीज़ सिखा सकते थे जो वो खुद करते रहे, रिवर्स स्विंग। और अब जब कैमरे आ गए 8-10 कैमरे, और उसके बाद वो काफ़ी बॉल 2 इन्वॉल्व होना शुरू हो गया, तो जो रिवर्स स्विंग का जो वो चैप्टर था वो तो ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका, तो ये भी एक बिल्कुल एग्जैक्टली एक रीज़न है। देखने को तो मिलती है। ठीक है सलीम भाई, ये डिस्कशन हम जारी रखेंगे और पॉइंट्स टेबल पर भी ब्रेक के बाद बात करेंगे। आज के मैच के बाद पॉइंट्स टेबल की क्या सूरत हाल है और कल कौन कौन सा मैच होने जा रहा है, और श्रीलंका के लिए कल का मैच कितना इंपॉर्टेंट है, इस मुताबिक बात करेंगे। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। पॉइंट्स टेबल की बात करेंगे आज के मैच के बाद। इंडिया चूँकि अभी तक कोई मैच भी नहीं हारा, इसलिए वो पॉइंट्स टेबल पे टॉप पे है। 8 मैचेस खेल के 8 ही जीते हैं, जबकि साउथ अफ्रीका 6 मैचेस जीता है 8 में से, और वो दूसरे नंबर पर हैं। ये दोनों टीमें हैं जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, जबकि अब मुकाबला तीसरी और चौथी पोजीशन के लिए है। ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर है जिन्होंने 7 मैचेस खेल के 5 जीते हैं, जबकि न्यूजीलैंड की जानिब से 8 मैचेस खेले गए हैं और 4 मैचेस जीते हैं। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका 4 नंबर के लिए अभी तक इनके दरमियान ये जंग है वो जारी है। कल का मैच श्रीलंका के लिए बहुत अहम है। श्रीलंका बांग्लादेश के साथ मुकाबला करने जा रही है और इस वक्त पॉइंट्स टेबल पे उनकी जानिब से 7 मैच खेले गए हैं और 2 मैच जीते गए हैं। सलीम साहब, कितना इंपॉर्टेंट है अब ये चौथा नंबर, जो चौथा स्पॉट है, आप क्या समझते हैं? जिस तरह न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका के दरमियान अब ये मुकाबले अगले चंद मैचेस होने जा रहे हैं, कौन सी टीम है जो कि यहाँ पर जगह बनाने में कामयाब हो सकती है? देखिए कल तो मेरे ख्याल इनके तो 4-4 पॉइंट्स हैं। असल मैच तो मेरे ख्याल है पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का, क्योंकि इनके 8-8 3 बंदों के हैं, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान। और अगर आप पाकिस्तान के देखें, हम 8 मैच खेल चुके हैं और न्यूजीलैंड भी। जो सबसे ज़्यादा चांसेस मुझे जो नज़र आ रहे हैं जो आगे जा सकती है वो अफ़गानिस्तान है, क्योंकि उसके भी अभी आप देखें ना, उसके अभी 2 मैच पड़े हुए हैं और उसके भी 8 पॉइंट हैं। बिल्कुल। तो जो डेंजरस हो सकती है जो पाकिस्तान के लिए कि रन रेट पे जो बात आ सकती है वो अफ़गानिस्तान है। श्रीलंका का तो बिल्कुल देखें ना 4 पॉइंट हैं, तो बांग्लादेश के भी 2 हैं, तो इनका तो कोई चांस है ही नहीं आगे आने जी, बांग्लादेश तो बाहर हो चुकी है। बांग्लादेश इवन श्रीलंका के देखें ना, अगर 2 जीती भी है तो उनके 8 पॉइंट होते हैं, उनके 2 मैच रह गए हैं, तो इनके दोनों के कोई चांस नहीं है सेमीफाइनल के लिए। सेमीफाइनल के लिए अगर किसी टीम ने आना है तो वो इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड, ये 3 टीमों के दरमियान मेरा ख्याल कंपटीशन है इस वक्त। अच्छा, आप समझते हैं जो स्ट्रेटजी अफगानिस्तान की जानिब से इस वर्ल्ड कप में अपनाई गई है, अगर उनके लिए ये टॉस जो है बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है? अगर जो बाकी उनके मैचेस हैं उनमें वो पहले बैटिंग करके 250 पौने 300 का टारगेट दे देते हैं, तो दूसरी टीम के लिए चेस करना बहुत मुश्किल हो सकता है। देखिए अफ़गानिस्तान की टीम ने बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया। जो उनकी बॉलिंग है उसके बारे में तो कोई डाउट नहीं है, वो सब मानते हैं कि उनकी बॉलिंग इस टूर्नामेंट में सबसे अच्छा स्पिन बॉलिंग अटैक उनका है। उनको प्रॉब्लम थी उनकी बैटिंग की, मगर जिस तरीके से उन्होंने 3-4 मैचेस में चेज़ किया, तो मेरा ख्याल है कि उनकी जो फिनिशिंग है वो आउटस्टैंडिंग है। सबसे बेहतर फिनिशिंग अफ़गानी बैट्समैनों की है। उन्होंने 4 बेस्ट टीमों के खिलाफ 3 विकेटों पर चेज़ किए हैं रन्स, पाकिस्तान, श्रीलंका और इंग्लैंड के खिलाफ।
तो अब एक और चीज़, इसके अलावा अफ़गानिस्तान की टीम के बारे में तो बात उनके मैच पे करेंगे, मगर अब जो आपने बात की ना पॉइंट्स टेबल की, ये जो 7 टीमें हैं ना, 3 ऊपर वाली जिसका सलीम भाई ने जिक्र किया कि उनमें से कोई टीम भी ऊपर आ जाएगी सेमीफाइनल में, जो नीचे वाली 4 टीमें ना उनकी भी आपस में एक जंग जारी है। उनकी क्या है कि ये 8 टीमें यहाँ से क्वालिफाई करेंगी चैंपियन ट्रॉफी जो फर्स्ट 8 में आएगा। होस्ट कर रहा है। अब देखेंगे जो 9वें-10वें नंबर पे है बांग्लादेश और इंग्लैंड की टीम, और इनकी अभी 2-2 मैच आखिरी 5 टीमों के पड़े हुए हैं, 4 टीमों के। इनकी इंतहाई कोशिश होगी कि किसी ना किसी तरीके से ये 2-2 मैचेस जीतें और कम अज़ कम ये चैंपियन ट्रॉफी में अपनी पोजीशन को बरकरार रखें, क्योंकि एक बहुत बड़ी, एक मैं तो यूज़ नहीं कर सकता वर्ड, शेमफुल चीज़ होएगी कि अगर कोई इतनी बड़ी टीम चैंपियन ट्रॉफी से आउट हो जाती है, क्वालिफाइंग राउंड उसको खेलना पड़ा, क्वालिफाइंग राउंड चैंपियन ट्रॉफी के लिए उसको खेलना पड़ा। और इंग्लैंड जैसी टीम जो सबसे नीचे इस वक्त लास्ट पे है, मेरा ख्याल है उनके भी सलीम भाई 2 मैचेस पड़े हुए हैं, अगर वो दोनों मैचेस जीतते हैं तो उनके 6 पॉइंट्स हो जाएंगे। मेरा ख्याल कि फिर सम हो किसी ना किसी तरीके से वो 8 में मैनेज कर सकती है अगर दोनों मैचेस जीतते हैं तो। अगर नहीं जीते तो फिर मेरा ख्याल है कि इंग्लैंड के लिए एक बहुत बड़ा इंग्लैंड के भी देखें ना, अगला मैच हमारे साथ है और एक किसके साथ है मेरा ख्याल। लेकिन आप ये देखें ना कि अगर वो 7वें 8वें पे भी लास्ट पे स्टैंड करती है तो ये भी बड़ी उनके लिए शेमफुल बात है। जो डिफेंडिंग चैंपियन थे और लास्ट वर्ल्ड कप उन्होंने जीता, फिर उसके बाद इस तरह की कारकर्दगी, और कहा जा रहा था कि इंडिया के साथ वो दूसरी टीम होगी जो सबसे पहले सेमीफाइनल में पहुंचेगी, और चाहे वो 7वें 8वें पे भी स्टैंड करते हैं तो ये उनके लिए बड़ी मायूस कुन बात है। वैसे मैं तो देखे जी, मुझे तो अभी तक, और टू बी ऑनेस्ट, मेरी बहुत फेवरेट टीम थी ये इंग्लैंड। बिल्कुल। और ये वो टीम थी जिसको मेरे ख्याल 4 पे होना चाहिए था, और आज मेरे ख्याल का हम देख रहे थे टीवी, उसको क्वेश्चन किया जा रहा था बेन स्टोक को, तो वो जवाब ही नहीं दे पा रहा था। उसने कल जवाब दूंगा। हाँ, उसके बॉडी लैंग्वेज को बिल्कुल ही वो मतलब हमें समझ नहीं आ रही है कि क्या हुआ है। हमने देखा कि अफगानिस्तान टीम ने जिस तरह खुद को अब ऊपर लाया, चाहे बॉलिंग डिपार्टमेंट हो, बैटिंग हो, बांग्लादेश क्यों आखिर इस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा सकती? पिछले कोई भी वर्ल्ड कप उठा के देख लें, सबसे पहले बाहर निकलने वाले बांग्लादेशी होते हैं। तो ऐसा क्या है कि बांग्लादेश खुद को, इतने बड़े बड़े नाम हालांकि थे, शकीब थे उनके पास, तमीम ये वर्ल्ड कप तो नहीं खेल रहे थे लेकिन इससे पहले वो टीम के साथ ही थे, तो वो क्यों नहीं खुद को बेहतर कर सकी? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो असल प्रॉब्लम इनका जो फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल डाउन चला गया। इनकी एक ढाका लीग हुआ करती थी जो हम भी कभी कभार खेलते थे, उसमें पूरी दुनिया से आके प्लेयर खेलते थे और में ये काफ़ी अच्छे पैसे वगैरह भी देते थे और उसका कंपटीशन बहुत तकड़ा कंपटीशन होता था, प्रोफेशनल लीग थी वो। जब से वो इनकी जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग, जो T20 लीग शुरू हुई और ढाका लीग का जवाल शुरू हुआ, उसके साथ ही इनकी क्रिकेट भी नीचे चली गई है। उसके बाद सामा जो इनके कैप्टन थे पुराने मशरफी मुर्तज़ा, उन्होंने किसी हद तक इनको मैनेज करने की कोशिश की, टीम को यूनाइट रखा, जेल किया और बड़े अच्छे तरीके से वो लीड करते रहे। मगर जैसे ही वो रिटायर हुए उसके बाद इनकी एकदम ही डिज़ास्टर शुरू हुआ और अभी तक दोबारा ये एक बिखरी बिखरी टीम नज़र आ रही है। इसकी एक मिसाल है कि इनके एक बैट्समैन मोहम्मदुल्ला जो कि इनके कैप्टन भी रहे हैं, वो ओपन करते रहे हैं, टेक्निकली सबसे अच्छे बैट्समैन हैं, मगर इस टूर्नामेंट के पहले 5 मैचेस में उनको नंबर 7 पे भेजा गया। तो इसका मतलब है इनकी आपस में भी कोई इख्तलाफात हैं, रिफ्ट्स हैं, और जब तक कोई टीम यूनाइट नहीं होती, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल अफ़गानिस्तान की है। अफ़गानिस्तान की टीम में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, उतने बड़े प्लेयर्स नहीं है, नाम नहीं है, मगर वो आपस में यूनाइट है, उनका रिदम बना हुआ है, कोऑर्डिनेशन बड़ा अच्छा है, मोमेंटम बना हुआ है एक, और आपस में बिल्कुल एक तरह से जेल है, जिसकी वजह से उनकी सक्सेस रेट बाकी टीम से शकीब और तमीम के भी इख्तलाफात की खबरें वर्ल्ड कप की जब सिलेक्शन हुई थी वो भी तो मेरा ख्याल है इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं, रिटायरमेंट या कुछ हो गया था, फिर दोबारा आए वापस, फिर उन्होंने टीम संभाली। मेरा ख्याल अगर रिटायर हो ही जाते तो ज़्यादा बेहतर था। ठीक है, अब कल के मैच के हवाले से बता दें, श्रीलंका या बांग्लादेश? श्रीलंका। चलें, कल एक इम्पॉर्टेंट मैच है चैंपियन ट्रॉफी के पॉइंट्स के हवाले से, तो देखना होगा कि श्रीलंका कल जीती है या कि बांग्लादेश अपना दूसरा मैच जीतने में कामयाब होती है। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।